नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल से यूट्यूब चैनल पर। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में मैं हाजिर हूँ आपके बीच में कंजंक्शन चैप्टर को लेकर के। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ग्रामर का, जिसका इम्पोर्टेंस आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कई बार हमारा काम छोटे वाक्यों से नहीं चलता। 2, 3, 4 वाक्यों को अगर एक साथ जोड़ना हो तो ये कंजंक्शन ही है जिसके माध्यम से उन सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं। और कंजंक्शंस का काम सिर्फ वाक्य को बड़ा करना ही नहीं होता है। कई बार कंजंक्शन की मदद से लंबे 2, 3, 4, 5 वाक्यों को हम एक साथ जोड़ करके उसके स्वरूप को छोटा भी कर सकते हैं, बिना अर्थ की में कोई किसी तरीके का परिवर्तन लाए। यानी कंजंक्शन का डबल फंक्शन है। कभी-कभी अगर बड़ी बात कहनी हो तो वहां 2, 3, 4, 5 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी इसका काम जरूरत पड़ता है, और अगर वाक्य को छोटा करना हो तो कंजंक्शंस के माध्यम से हम वाक्यों को जोड़ करके छोटा भी कर सकते हैं। तो ये ना केवल सेंटेंसेस को बड़ा बनाता है, छोटा भी बनाने में मदद करता है। साथ ही ये वाक्यों की खूबसूरती और अर्थ की स्पष्टता दोनों को बहुत बेहतर तरीके से करने में या सामने रखने में हमारी मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कंजंक्शंस क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके लिस्ट क्या है। इन सारे चीजों को हम एक एक करके जानेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम चलते हैं कंप्यूटर कंजंक्शंस को जानेंगे, और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने कंजंक्शन। तो इस टॉपिक में इसको हिंदी में हम संयोजक कहते हैं। तो कंजंक्शन में आज हम जो जानने वाले हैं उसकी मुख्य भाषा है, और ये बिल्कुल बेसिक से है। पहला चीज तो उसकी परिभाषा क्या है, और उससे कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे, क्लियर करेंगे। दूसरा जो चीज हम जानेंगे, लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस, कुछ कंजंक्शंस के एग्जांपल्स। और तीसरा जो हम जानेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कंजंक्शंस के काइंड क्या हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं और बढ़ते हैं उस तरफ में कि कंजंक्शंस के परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होता है कंजंक्शन का। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो हम सबसे पहले परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा को अगर हम जाने तो इसमें एक कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी वैसा शब्द जो दो शब्द या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शंस कहलाता है। ये दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। इसको मॉडर्न ग्रामर में हम कनेक्टिव या लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। ये उस नाम से भी जाना जाता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। चलिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला, मोहन इज हेल्दी एंड हैप्पी। यहाँ मोहन की दो विशेषता बताई गई है। पहला कि मोहन स्वस्थ है और मोहन खुश है। अब अगर हमें इसे दो बात में कहना पड़ता तो हमें कहना पड़ता मोहन इज हेल्दी, मोहन इज हैप्पी। अब मोहन इज हेल्दी, मोहन इज हैप्पी, ये एक ही व्यक्ति के बारे में दो विशेषता बताने के लिए दो वाक्य बोलने की जगह जब हमने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया तो सिर्फ एंड से हेल्दी और हैप्पी को जोड़ दिया, और हमें दो वाक्यों की बजाय एक ही वाक्य में हमारा काम चल गया। यानी मोहन इज हेल्दी एंड हैप्पी, इसके लिए दो वाक्य बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मोहन स्वस्थ और खुश है, बस सिर्फ एंड लगाया, हेल्दी और हैप्पी को जोड़ दिया, और हमारा दो वाक्य का काम एक वाक्य में निकल गया। तो ये कंजंक्शन की खूबसूरती है कि कंजंक्शन इस तरीके से बड़े बात को कम शब्दों में कहने की भी हमें सामर्थ्य देता है। दूसरा, ही हैज अ हॉर्स एंड अ गॉट। अगर हम दो वाक्य इसमें लेते हैं तो होता ही हैज ए हॉर्स, फिर एक दूसरा सेंटेंस बनता ही हैज ए गोट। अब इस दो वाक्य को
हमने एक वाक्य में ही समेट लिया और वो एंड कंजंक्शन के माध्यम से, जैसे ही हैज अ हॉर्स एंड ए गॉट, बस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और दो वाक्य की बात एक ही वाक्य में सिमट गई। तो ये कंजंक्शन की खूबसूरती है। कीप क्वाइट और गेट आउट, ये दो इंपरेटिव सेंटेंस है। कीप क्वाइट, शांत रहो, गेट आउट, चले जाओ, बाहर जाओ। अब यहां ये सेंस नहीं क्लियर हो रहा है कि बात अलग अलग बात हो जाती है, शांत रहो, बाहर चले जाओ। पर यहां ये जब और से हमने इसको जोड़ा तो क्लियर बात हो गई, शांत रहो या बाहर चले जाओ। अब अर्थ और ज्यादा खुल करके हमारे सामने आ रहा है। तो ये कंजंक्शन की खूबसूरती है। आगे देखिए, शी इज थिन बट स्ट्रॉन्ग। अगर दो वाक्य कहना होता तो शी इज थिन, वो पतली है या दुबली है, शी इज स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि एक ही आदमी के बारे में दो बात है या दो अलग अलग आदमी के बारे में बात हो रही है। पर जैसे ही हमने कहा शी इज थिन बट स्ट्रॉन्ग, इसका अर्थ क्या हुआ? वो दुबली है लेकिन मजबूत है। कहने का मतलब कि ये दोनों एडजेक्टिव्स एक ही व्यक्ति के बारे में है और ये वाक्य एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। अब दो अलग अलग वाक्य होने से जो अर्थ में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ रही थी, वो अब यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। वह दुबली है लेकिन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग। तो ये कंजंक्शन की खूबसूरती होती है। तो आपने देखा कि कंजंक्शन किस तरीके से हमारे वाक्यों को सुंदर सुघड़ बनाने में हमारी मदद करता है और अर्थ की अस्पष्टता को बनाने में भी ये हमारी मदद जबरदस्त तरीके से करता है। तो ये रहे इसके परिभाषा की बात। अब हम जानेंगे लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस के बारे में कि कंजंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स। इस लिस्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है and, but, or, yet, still, also, as well as, otherwise, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल हैं ये। मैंने नाम यहाँ दे रखा है, कुछ और भी लिस्ट हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं। when, while, if, as if, since, whether, after, before, as, still, because, ये सब सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं, हम इनके बारे में भी बहुत डिटेल से जानने वाले हैं और वन बाय वन हम इन सब सारी चीजों को भी जानेंगे और इसको जानेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस के माध्यम से कि कंजंक्शंस के कितने काइंड हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं कि कंजंक्शंस के कितने काइंड हैं। अब आपको दिखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कंजंक्शंस को तीन पार्ट में या तीन भाग में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला और दूसरा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये दोनों मिला जुला करके एक ही हैं। लेकिन अंतर क्या है ये हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो चलिए हम इनको देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को जरा जान लें। तो सच कंजंक्शंस दैट जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक, ये समझना बड़ा बेहद जरूरी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ वैसा कंजंक्शन जो इक्वल रैंक के वर्ड्स या क्लॉजेस या सेंटेंस को जोड़े। यानी सेंटेंस अगर जोड़ेगा तो सेंटेंस इक्वल रैंक का होगा, अगर वर्ड्स को जोड़ रहा है तो वर्ड्स भी इक्वल रैंक का होगा, अगर क्लॉज को जोड़ेगा तो क्लॉज भी इक्वल रैंक का होगा। इसमें आप वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं, सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं। मैं क्लॉज के बारे में डिटेल अभी इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये चैप्टर हो सकता है कहीं थोड़ा लंबा हो जाए। मेरा प्रयास होगा कि कम से कम समय में इस चीज को मैं इलस्ट्रेट करूं। तो क्लॉज बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, एंड और बट। अब ये इक्वल रैंक क्या होता है, मैं इसको आगे एग्जांपल के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए हम जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स के बारे में। एज फॉर एग्जांपल आप यहां देखिए, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। अब यहाँ एंड से दो शब्द को जोड़ा गया, पहला सीता और दूसरा गीता। सीता भी नाउन है,
गीता भी नाउन है। ये दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब आया ना, दोनों इक्वल रैंक का वर्ड हो गया, यानी दो नाउन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने एंड से यहां पर जोड़ा, यानी दो शब्द सीता और गीता, इन दो शब्द, ये दोनों शब्द इक्वल हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नाउन, दोनों ही नाउन है। तो इक्वल रैंक के वर्ड को जब हम जोड़ते हैं वही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब भी मिलाएगा तो इक्वल रैंक के वर्ड को मिलाएगा, यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, इक्वल रैंक के सेंटेंस को जोड़ेगा या इक्वल रैंक के क्लॉज को जोड़ेगा। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हरी इज रीडिंग बट सीता मोहन इज प्लेइंग। इसका मतलब क्या हुआ? हरी इज रीडिंग एक असर्टिव सेंटेंस है, मोहन इज प्लेइंग ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ दो सेंटेंस है और दोनों ही असर्टिव है, मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं, बोथ आर असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस, दो असर्टिव सेंटेंस को हम यहां जोड़ रहे हैं बट से, इसलिए बट क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुआ, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इक्वल रैंक के सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी एक असर्टिव सेंटेंस को दूसरे असर्टिव सेंटेंस के साथ मैच कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक असर्टिव है और दूसरा इंपरेटिव है, एक असर्टिव है दूसरा इंटरोगेटिव है, ऐसा नहीं है, दोनों ही असर्टिव हैं। तीसरा आप देखिए, कीप क्वाइट और गेट आउट, शांत रहो या बाहर चले जाओ, ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है। अब यहां दोनों को हमने और से जोड़ा, तो दोनों सेंटेंस इक्वल रैंक के हैं, एक इंपरेटिव और दूसरा भी इंपरेटिव, तो दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंस हैं, और इनको जब हमने जोड़ा तो ये जुड़ रहे हैं और के माध्यम से, और यहां पर क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। तो ये रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से समझेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के काइंड के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के काइंड कितने होते हैं? तो काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के चार काइंड है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने चार पार्ट में बांटा है। एज फॉर एग्जांपल, पहला है क्यूमुलेटिव, इसका काम है संयोजन, सिर्फ जोड़ देना। दूसरा होता है अल्टरनेटिव, यानी विकल्प सूचक, आपके सामने में अल्टरनेट दिया जाएगा, आप इसमें से या उसमें से किसी एक का चयन करेंगे। तीसरा होता है एडवर्जेटिव, यानी विरोधाभासी, एक वर्ड दूसरे वर्ड के अगेंस्ट मीनिंग देगा, दोनों में कोई तालमेल नहीं होगा, यानी दोनों या दो सेंटेंस को अगर जोड़ेंगे ना तो एक सेंटेंस दूसरे सेकेंड सेंटेंस के अगेंस्ट में खड़ा होगा। ऐसे वाक्यों को विरोधाभासी, परस्पर विरोधाभासी बातों को जोड़ने के लिए हम एडवर्जेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे कोऑर्डिनेटिंग में ही आते हैं। चौथा होता है इलेटिव, यानी परिणाम सूचक। तो अब हम इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से अभी देखते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्यूमुलेटिव पर। क्यूमुलेटिव के एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल यहां आपके सामने दिख रहा है, राम वेंट टू पटना एंड परचेज्ड अ कार देयर। मतलब हुआ राम पटना गया और वहां जाकर उसने एक कार खरीदी। पहली बात कि दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के हैं, दोनों असर्टिव हैं, और इसको हमने जोड़ा। अगर इसको हम अलग अलग सेंटेंस में बोलते तो वाक्य क्या बनता? राम वेंट टू पटना, राम परचेज्ड अ कार देयर, यार एंड राम परचेज्ड देयर अ कार। अब इसको जब हमने जोड़ा तो राम वेंट टू पटना एंड परचेज्ड देयर अ कार, यानी राम नाउन को दोबारा रिपीट होने से एंड के द्वारा यहां पर बचा लिया गया। तो एक दो वाक्य को जोड़ करके और कम शब्दों में बात को कहने का एक प्रयास भी यहां पर सक्सेसफुल रहा है। दूसरा, ही वॉज बोथ जेल एंड फाइंड, उसको जेल और जुर्माना दोनों हुआ। अगर इसको दो सेंटेंस में हम बोलते तो सेंटेंस क्या बनता? ही वॉज जेल्ड, ही वॉज फाइंड, ये अलग अलग सेंटेंस बनता। हमने इसको जब जोड़ा तो हुआ कि उसको जेल और जुर्माना दोनों हुआ, यानी व्यक्ति एक ही था, उसको जेल की भी सजा हुई और उसको जुर्माना भी लगाया गया। ऐसा नहीं था कि जेल हुई जुर्माना नहीं हुई, या जुर्माना लगा करके छोड़ दिया गया जेल नहीं हुई, इसको दोनों हुआ, जेल भी गया और उसको जुर्माना भी लगाया गया। तो ये जोड़ने के लिए आता है क्यूमुलेटिव। दूसरा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गिल्टी, मतलब वह उतना ही दोषी है जितना उसका
दोस्त दोषी है। अब बात होती कि अगर इसको दो वाक्य में बोलते तो कैसे बोलते? ही वॉज गिल्टी, हिज फ्रेंड वॉज गिल्टी। अब हमने एक वाक्य में इसको कहा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गिल्टी, मतलब हुआ वह उतना ही दोषी है जितना कि उसका दोस्त। इसका अर्थ ये हुआ। तो ये हमने देखा क्यूमुलेटिव का एग्जाम्पल हमने सामने देखा। अब हम जानेंगे अल्टरनेटिव के बारे में, यानी विकल्प सूचक। इसके भी एग्जाम्पल को देखिए कि ये कैसे जोड़ता है। अब यहां देखिए, पहला सेंटेंस है इधर ही इज अ सिंगर और ही इज अ डांसर। अब यहां विकल्प देख रहे हैं, या तो वह सिंगर है यानी गायक है, या फिर वह नर्तक है। अब दो में से कोई एक है, या तो वह सिंगर है या वह नर्तक है। तो इस तरीके की बात जहां दिखे कि वह दो में से कोई एक है, या तो यह है या तो वह है, ऐसे अर्थ में हम अल्टरनेटिव वाले, तो इस तरीके के वाक्य जिसमें या इसका विकल्प अगर आ रहा हो तो हम उसको उस तरीके के वाक्य को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग। आगे चलिए, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। अब आपके पास दो विकल्प है, एक तेज दौड़ने का और दूसरा अगर तेज नहीं दौड़े तो गाड़ी के छूटने का। दो विकल्प है आपके पास में। तो जहां भी इस तरीके का ऑल्टरनेट अगर हो, दो विकल्प में से एक का चयन दिखाना हो, तो वैसे सिचुएशन को जो हम वाक्य को या शब्दों को जोड़ते हैं वैसे को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। तीसरा देखिए, ही वॉज नीदर अ ड्रिंकर्ड नॉर अ गैम्बलर। वह न तो शराबी था और ना ही जुआरी था। मतलब दो विकल्प, या तो वह शराबी रहा होगा या वह जुआरी रहा होगा। तो वहां कह रहे हैं कि ना तो वह शराबी था ना वह जुआरी था, यानी दो विकल्प में से वो कहीं भी नहीं था। तो विकल्प की ही बात आ रही है, आइदर अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो। इधर और का निगेटिव होता है नीदर नॉर। तो आपने देखा ये अल्टरनेटिव का एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो है कोऑर्डिनेटिंग का काइंड, वो है एडवर्जेटिव, विरोधाभासी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है शी इज पुअर बट हैप्पी। अब दो सेंटेंस हम अगर इसको करें तो होगा शी इज पुअर, शी इज हैप्पी। अब जरा बताइए परस्पर विरोधाभासी ये कैसे दिख रहा है? वह गरीब है लेकिन खुश है। अब मान लिया गरीब है, रहने को घर नहीं, खाने को अच्छा अन्न नहीं, पहनने को बढ़िया कपड़ा नहीं, फिर भी खुश होना, तो ये हुई ना परस्पर विरोधाभासी बात। तो परस्पर विरोध अगर दिखाना हो, और ऐसी हमें वाक्य मिलता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि तंग फटे हाल होते हुए भी और चेहरे पर रौनक और खुशी दिखती है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको अर्थ और स्पष्ट समझ में आएगा। ही इज वेरी रिच स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड। यहां हमने दो कंजंक्शंस लिए हैं, स्टिल या येट। इसको ऑब्लिक से मैंने दिखाया है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, फिर भी। स्टिल या येट, इस दोनों में से कोई एक कंजंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंस इक्वल निकलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत धनी है फिर भी संतुष्ट नहीं है। अब बताइए, रहने को बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, खाने को एक से एक लाजवाब लजीज व्यंजन हो, पहनने को बढ़िया कपड़ा हो, दुनिया का सारा ऐशो आराम हो, और फिर भी कोई संतुष्ट नहीं हो, ऐसा भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के अर्थ देने वाले शब्दों और वाक्यों को जो हम जोड़ते हैं, तो इस तरीके के शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी परस्पर विरोधाभासी, दोनों में विरोध होगा एक दूसरे का। आगे देखिए, ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस नेवरदलेस ही ट्राइड हार्ड। उसके सफल होने की कोई उम्मीद नहीं थी, तिस पर भी उसने कठिन मेहनत किया। जब उम्मीद नहीं थी तो मेहनत क्यों करना भाई, फिर भी मेहनत किया। तो ये परस्पर, कोई भी मेहनत करता है पास होने के लिए। इन केस ऑफ चांस नो सक्सेस, कौन मेहनत करेगा, लेकिन नहीं है फिर भी मेहनत करना, यही अपने आप में परस्पर विरोधाभासी बात हो गई। तो आपने अभी देखा कि परस्पर विरोधाभासी बातों को कहने के लिए हम एडवर्जेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे इलेटिव यानी परिणाम सूचक, ये क्या होता है।
चलिए इसके बारे में भी हम तफसील से जानते हैं। She was ill and therefore she could not come. वह बीमार थी और एक सेंटेंस हम लिखेंगे she could not come, वो नहीं आ सकी। अब इस दो सेंटेंस को हमने जोड़ा तो बन गया she was ill and therefore she could not come। मतलब हुआ वह बीमार थी और बीमार होने का परिणाम क्या निकला, रिजल्ट, नतीजा क्या आया, वो नहीं आ सकी। नहीं आ सकी इसका कारण पता चल रहा है और जब बीमार थी उसका परिणाम हुआ ये कि वो नहीं आ सकी, तो ये परिणाम सूचक हुआ एंड देयरफॉर। यहां पर आगे देखिए, he will achieve success for he has worked very hard। वो सफलता हासिल करेगा क्योंकि उसने कठिन मेहनत की है। चूंकि उसने कठिन मेहनत की है इसका परिणाम ये होगा कि वो सफलता प्राप्त करेगा, ये परिणाम बता रहा है। आगे देखिए, he didn't work hard so he failed। वो कठिन मेहनत नहीं किया या ज्यादा मेहनत नहीं किया, इसका परिणाम क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो ये परिणाम सूचक होता है, तो इसको हम कहते हैं परिणाम सूचक। इस तरीके के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन का, उसको कहते हैं इलेटिव। तो ये चार प्रकार, पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्जेटिव और चौथा इलेटिव। ये चारों काइंड हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स को समझा और कोऑर्डिनेटिंग में ही हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिव के बाद हम जानेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो द कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, यानी वैसे कंजंक्शंस जो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिनका पेयर में इस्तेमाल हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो चलिए हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल को समझते हैं। अब देखिए, he can neither sing nor dance, वह ना तो नाच सकता है ना गा सकता है। You may either stay here or leave, तुम या तो यहां रुक सकते हो या जा सकते हो। He is not only lame but blind also, वह न केवल लंगड़ा है बल्कि अंधा भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो पेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं और पेयर में इस्तेमाल किए जाने वाले कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये आपके सामने एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है। अब हम जानेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी हम अब डिटेल से जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। वैसे कंजंक्शंस, सच कंजंक्शंस ज्वाइन क्लॉजेज ऑफ अनइक्वल रैंक। अभी मैंने कोऑर्डिनेटिंग इसके पहले बताया था और कोऑर्डिनेटिंग में मैंने कहा था कि वैसे कंजंक्शंस, अभी जस्ट मैं आपके सामने इसको भी एक्सप्लेन करके दिखिए, डेफिनेशन में हमने दिया था कि वैसे कंजंक्शंस जो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं और सबऑर्डिनेटिंग जो अनइक्वल रैंक के क्लॉजेज को या वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे अनइक्वल रैंक क्या होता है। इक्वल रैंक में बताया कि अगर नाउन को जोड़ेगा तो नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एसर्टिव सेंटेंस को जोड़ेगा तो एसर्टिव से जोड़ेगा, इंपरेटिव को इंपरेटिव से। यानी इक्वल रैंक के वर्ड, सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने वाला कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन सबऑर्डिनेट अनइक्वल रैंक के वर्ड को जोड़ेगा, यानी दो वर्ड हो या दो क्लॉज हो या दो सेंटेंस हो, ये अनइक्वल होंगे, एक इक्वल नहीं होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इफ, बिकॉज, एज इफ। इसको वन बाय वन हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए हम इसे एग्जांपल को देखते हैं। अब यहां देखिए, आई विल लेंड यू इफ आई हैव मनी, इसमें इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और आई विल लेंड यू, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ।
प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। तो यहाँ एक स्वतंत्र और एक निर्भर, इस दो तरीके के क्लॉज को जोड़ा जा रहा है इफ से। अगर इफ को हटा दें तो आई हैव मनी को हम डायरेक्ट आई विल लेंड यू से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, और ये दोनों अनइक्वल रैंक के सेंटेंस हैं, क्लॉजेज हैं। आई विल लेंड यू, इफ आई हैव मनी को हटा भी दें तो आई विल लेंड यू का मतलब बिल्कुल क्लियर है, इसको उसकी जरूरत नहीं है। पर इफ आई हैव मनी को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए आई विल लेंड यू की जरूरत है। तो ये आई विल लेंड यू प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और इफ आई हैव मनी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और इसमें ये इफ जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। यानी मेरे पास पैसा होगा तो क्या करेंगे, तो मैं तुम्हें उधार दूंगा। ही वॉक्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज इफ ही वेयर अ ड्रंकार्ड, वो ऐसे चला मानो वह शराबी हो। एज इफ ही वेयर अ ड्रंकार्ड, मानो वह शराबी हो। ये कैसे पता चला, उसके चलने से। तो ये मानो वह शराबी हो, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निर्भर है ही वॉक्ड पर, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान ही है कि उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जुड़ा हुआ होता है। उसी तरीके से आई could not go to market because it was raining. Because it was raining, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए डिपेंड है। आई कुड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा सका, सिंपल सी बात है। वाई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए क्या हुआ, मैं बाजार नहीं जा सका। तो यहाँ बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। यानी एक ऐसा सेंटेंस या क्लॉज जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के सहारे की जरूरत है। इस तरीके के क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल अभी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये क्या होता है। अब काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम समझेंगे यहाँ एग्जांपल के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं इसको भी। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस मुख्य रूप से 8 प्रकार के हैं, तो बहुत सारे, लेकिन बेसिक्स के लिए 8 जानना निहायत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है टाइम, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। ये जोड़ने के साथ साथ समय के बारे में रेफरेंस देता है हमें। जैसे दे रिटर्न्ड होम व्हेन द सन सेट, यानी जब सूर्यास्त हुआ, व्हेन द सन सेट व्हाट हैपेंड, दे रिटर्न होम। यहाँ दे रिटर्न होम प्रिंसिपल क्लॉज है, ये अपने आप में मीनिंग देने के लिए स्वतंत्र है और कंप्लीट है। दे रिटर्न होम, वे घर लौट गए। और व्हेन द सनसेट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। व्हेन के द्वारा द सनसेट जुड़ा हुआ है दे रिटर्न होम से। मतलब हुआ कि व्हेन द सनसेट, जब सूर्यास्त हुआ तो वे घर लौट गए। तो ये पहला एक एग्जांपल हुआ टाइम का, मैंने एक एक एग्जांपल दिया है। दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन, यानी कारण या परिणाम अगर बताना हो तो हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसमें भी हमारी मदद करता है। जैसे ही विल टेक मेडिसिन डेली सिंस द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम। ही विल टेक मेडिसिन डेली, वह रोज दवा लेगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों, सिंस द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ऐसा सलाह दिया है इसलिए वह दवा लेगा। तो उसके दवा लेने का, रेगुलर लेने का कारण क्या है, डॉक्टर का एडवाइस। तीसरा देखिए, ये बताता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणाम बताने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे ही स्टार्टेड सो लेट, अब उसने इतना देर शुरुआत की, दैट ही मिस्ड द ट्रेन, कि उसकी गाड़ी ही छूट गई। अब उसके देर से प्रस्थान करने का परिणाम क्या निकला, देर से प्रस्थान करने का परिणाम ये निकला कि उसकी ट्रेन छूट गई। तो परिणाम या कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए, यानी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताने में भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस।
चौथा हम जानेंगे पर्पस, यानी मकसद या उद्देश्य बताना। अब ये क्या है? ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, बहुत कठिन मेहनत करता है। इसका कठिन मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? सो दैट ही माइट पास, ताकि वह निश्चित रूप से पास कर जाए। तो वह निश्चित रूप से पास करे, इसके लिए वह कठिन मेहनत करता है। तो उसके कठिन मेहनत करने का उद्देश्य है कि वह पास कर जाए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। कंडीशन, शर्त बताने के लिए भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं कर सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हो। तो यहां पास होने का शर्त क्या है? कठिन मेहनत। यानी अगर आपको पास होना है तो उसकी एक शर्त आपको पूरी करनी होगी कि आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट पास। तो यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां पास होने का कंडीशन है कि आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप पास करेंगे, अदरवाइज आप पास नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाला। नेक्स्ट है छठा, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब हुआ ही विल मिस द ट्रेन हाउएवर फास्ट ही मे रन, यानी परस्पर विरोधाभासी। अब यहां भी देखिए, जब एक कथन का दूसरे कथन में, एक तो अनइक्वल है, दूसरा दोनों में तालमेल नहीं, विरोधाभास हो। मान लिया कि कोई अगर तेज दौड़ेगा तो क्यों दौड़ेगा? ट्रेन पकड़ने के लिए ना, ट्रेन छूटने के लिए थोड़े। पर फिर भी कितना भी तेज दौड़ ले वह ट्रेन नहीं पकड़ सकता, ये परस्पर विरोधाभासी बात हुई। मान लिया ट्रेन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, गाड़ी खुलने में 5 मिनट का समय है, तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई व्यक्ति कितना भी तेज दौड़ ले तो क्या वह 5 मिनट में दूरी तय कर सकता है? नहीं करेगा, ट्रेन छूट जाएगी। ऐसे हालात में चाहे जितना भी तेज दौड़ ले लेकिन गाड़ी छूट जाएगी। तो ये हुआ कॉन्सेशन और कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, यानी विरोधाभास दिखाने के लिए। ही विल मिस द ट्रेन हाउ एवर फास्ट ही मे रन, चाहे वह जितना तेज दौड़ ले उसकी गाड़ी छूट जाएगी, वो गाड़ी नहीं पकड़ पाएगा। तो ये दोनों ही सेंटेंस परस्पर विरोधाभासी हैं और इसको हाउ एवर से हमने यहां पर जोड़ा है। तो ये हाउ एवर यहां विरोधाभास दिखा रहा है। आगे हम देखते हैं कंपैरिजन, तुलना करने के लिए भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज क्लेवर एज आई एम, वह उतना ही चालाक है जितना मैं हूं। तो विरोधाभास दिखाने के लिए भी तुलना करने के लिए भी कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद एक्सटेंट और मैनर, यानी तरीका बताने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल, मेन विल रीप एज दे सो, कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहने का मतलब हुआ कि आप जैसा करेंगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मैनर हुआ, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, आप मेहनत करेंगे तो आप पास करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आप फेल करेंगे। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल मिलाकर के ये 8 सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हुए। तो मुझे लगता है कि इस एग्जांपल्स के माध्यम से आपको कंजंक्शंस को समझने में सहूलियत मिली होगी और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रयास आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आगे मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ये चीज लोगों तक पहुंच सके। और आपकी कमेंट से मुझे मदद मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है और नए नए विषय पर और बेहतर तरीके से काम करने का। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बेहद पसंद आया होगा। आप सबका सहयोग मुझे मिलता है, कमेंट भी मुझे मिलता है, कमेंट से बहुत सारा मार्गदर्शन भी मिलता है। अंत में मैं यही कहूंगा, ऑल ऑफ यू प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।